Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to start our new chapter that is homeostasis. तो आज के इस लेक्चर में हम उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे. So dear students, today we are going to start the new chapter that is chapter number 11, homeostasis. So पहले dear students इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है. तो हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं होमोस्टेसिस को, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं पहले एनवायरनमेंट को. व्हाट इज एनवायरनमेंट? So environment, it is the surroundings of cell or organism in which it lives. That is termed as environment. सो डियर स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट दो तरह का हो सकता है. इट मे बी इंटरनल एनवायरनमेंट or it may be the external environment. So dear students, पहले इसको समझ लेते हैं. एनवायरनमेंट को हम सिंपली कह रहे हैं जो सराउंडिंग्स हैं, जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, या अगर हम ऑर्गेनिज्म के अंदर की बात करें जिससे मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है, आमतौर पर जिसको हम सेल्स कहते हैं, तो सेल की सराउंडिंग्स जो होती हैं उसको भी एनवायरनमेंट कहते हैं. अब ये दो तरह का एनवायरनमेंट है. ये स्किन देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ फिजिकल बैरियर बिटवीन द आउटसाइड एंड बिटवीन द इनसाइड ऑफ द बॉडी. जो कुछ इस स्किन के बाहर है, एवरीथिंग अराउंड दिस आउटसाइड दिस स्किन, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और जो कुछ इस स्किन के अंदर है, इसके इनसाइड है, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट. इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, द एनवायरनमेंट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेल. और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द एनवायरनमेंट present outside the body or cell of an organism. अब अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, वो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इंट्रासेल्युलर environment and extracellular environment. तो इनके लफ्ज़ों के अंदर, इनके डेफिनेशन के अंदर हम अगर जाकर देखें, सो इंट्रा का मतलब है, लफ्ज़ी मतलब विद इन. इंट्रा मीन्स विद इन एंड एक्स्ट्रा मीन्स outside and cellular means cell. तो जो एनवायरनमेंट सेल के अंदर है वो कहलाएगा इंट्रासेलुलर, और जो सेल के बाहर है वो कहलाएगा एक्स्ट्रासेलुलर. सो लेट्स सपोज दिस इज अ सेल. तो जो कुछ भी इसके अंदर है इसे कहते हैं
intracellular environment. Let's suppose we have another cell and the environment present outside this cell, यहाँ पर जो कुछ भी होगा that will be termed as extracellular or external environment of cell. तो यहाँ पर हम सेल को स्पेसिफाई करेंगे। ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट्स इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हम होमोस्टेसिस को समझने जा रहे हैं। इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का वर्ड आया। अब एनवायरनमेंट को समझें, एक्सटर्नल का वर्ड आया तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल है तो इसका मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता होगा। अब इंटरनल एनवायरनमेंट है तो इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, द इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट होता है इट्स कंसिस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स like interstitial fluid or plasma or the intercellular fluid। तो हम इसको किसी भी नाम से देख सकते हैं जो एनवायरनमेंट हमारे सेल के बाहर मौजूद है। सेल के अंदर का एनवायरनमेंट आमतौर पर आपको पता है दैट इज प्रेजेंट विद इन द सेल इज द साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सपोज दिस इज ये ऑर्गेनिज्म है, सो इफ दिस इज एन ऑर्गेनिज्म सो इट हियर इज इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। So with respect to organism, this is external, and with respect to the inside body, this is internal environment. Now internal environment, it is further divided into intracellular or it is the extracellular environment. So dear students, आपको hopefully ये समझ आ गया होगा कि environment क्या चीज़ है। अगर हम organism के लेवल पे बात करें तो जो कुछ मेरे सराउंडिंग में है ये एक्सटर्नल है, और अगर इसके अंदर की बात करें बॉडी के अंदर की दैट इज़ इंटरनल। तो इंटरनल कंडीशंस जैसे कि सॉल्यूट, जैसे कि सॉल्ट्स, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मैयर होती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन चेंजेस को मेंटेन करना, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो मुसलसल इनके ऊपर असरअंदाज होता है। किस तरह से? लेट्स हैव अ एग्जाम्पल लाइक बाहर गर्मी है और हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज़ राउंड अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, और आउटसाइड एनवायरनमेंट जो है लेट्स सपोज वहाँ पर है 50 डिग्री सेल्सियस। इफ़ वी आर नॉर्मल, अगर हम बीमार नहीं हैं तो हमारी बॉडी इस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, और बाहर वाला जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो इसको अपने मुताबिक करने की कोशिश करेगा। सो हमारी बॉडी इसको रेजिस्ट करेगी, उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी इस टेम्परेचर को। सो दिस इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस, के प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस। अंदरूनी जितने भी कंडीशंस हैं हमारी माय डियर स्टूडेंट्स, उनको इक्विलिब्रियम पे रखना है, उनको नैरो रेंज के अंदर रखना है डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो मुसलसल हमें हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहा है, और वो हमारे अंदर की कंडीशंस यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ और इसके कुछ प्रोसेसेस के साथ जो होम्योस्टेसिस से रिलेटेड है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डिफरेंट होम्योस्टेटिक प्रोसेसेस को विच आर इंक्लूडेड इन आवर बुक। तो 3 मेन प्रोसेसेस हैं जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं अंडर द हेडिंग ऑफ होम्योस्टेसिस एज एन एग्जाम्पल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको भी कंसेप्ट क्लियर है कि होम्योस्टेसिस क्या है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा मुसलसल हमें हमारी इंटरनल कंडीशंस को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी बॉडी के जो प्रोसेस हैं माय डियर वो उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जितना मर्जी अपना उस पर इन्फ्लुएंस करे।
सो दिस इज होमोस्टेसिस। सो हम अब डिस्कस करने लगे हैं होमोस्टैटिक प्रोसेसेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल, osmoregulation. So my dear students, osmo is from osmosis and regulation means to control. Osmosis, my dear students, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, it is the movement of water molecules from an area of lower solute concentration to an area of higher solute concentration. Through semi-permeable membrane. सो इस डेफिनेशन से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। सो ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोसिस से मतलब कि मूवमेंट ऑफ वाटर। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है वाटर की मूवमेंट वो एक ही तरीके से पॉसिबल है इन द सेल्स और इन द टिश्यूज। वाटर मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन किस तरह से मूव करेगा? जिस साइड पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ से निकलकर उस जगह पर जाएगा, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो मीन्स वाटर को मूव करवाने के लिए हमें दूसरी क्या चीज़ चाहिए? सॉल्यूट्स। तो इसी वजह से ऑस्मो रेगुलेशन इट इज़ बेसिकली द मेंटेनेंस of internal water and salts or solutes concentration. In the body fluids. Like blood, like interstitial tissues या interstitial fluid, तो उनके अंदर वाटर और सॉल्ट्स की यानी कि सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें मुख्तलिफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। लाइक सुबह आपने 2 गिलास पानी पिए, दोपहर को आपने 1 गिलास पानी पिया, उसके बाद कई घंटे तक आपने पानी नहीं पिया। इन द प्रीवियस ग्रेड आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारा जो ब्लड है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, ब्लड cells and number 2 is the plasma. 45% is the blood cells and 55% is plasma. और प्लाज्मा का जो मेजर हिस्सा है वो किसके ऊपर बेस्ड है? अप टू 90% इट इज़ वाटर। तो ब्लड की जो फ्लूइडिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम वाटर का इंटेक कम कर रहे हैं लेकिन हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, सही तरह से हार्ट को पंप करने के लिए, नॉर्मल हालात रखने के लिए उसकी उस वॉल्यूम को मेंटेन करना ज़रूरी है। यानी कि आपने पढ़ा था कि एक एडल्ट के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम होता है दैट इज़ 5 लीटर्स, उस 5 लीटर्स को मेंटेन करना हमारे बॉडी का काम है। और मेनली इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं हमारी किडनीज़। अगले लेक्चर्स में, चंद लेक्चर्स में इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किडनी किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करती है। तो हर हाल में हमारे ब्लड के अंदर, हमारे दूसरे जो टिश्यूज़ हैं उनके फ्लूइड्स के अंदर सॉल्ट्स और वाटर की जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो अमाउंट होती है उसको मेंटेन रखा जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। हम जब अब देखिए इसमें वाटर की जो इनटेक है दैट इज़ एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम ले रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स हमें स्वेटिंग हो रही है, समटाइम्स हमारा इनटेक कम है
या समटाइम्स डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, उसकी शक्ल में फ्लूइड लॉस हो सकता है, वाटर लॉस हो सकता है। लेकिन हमारी जो किडनीज होती हैं वो हमारे इन बॉडी फ्लूइड्स के अंदर और ख़ुसूसन ब्लड के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट्स की और वाटर की जो अमाउंट है उसको मेंटेन करके रखेगी। सो होपफुली आपको ऑस्मोरेगुलेशन क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस another example, another process of homeostasis, that is thermoregulation. So my dear students, therm means heat or temperature. So basically it is a homeostatic process in which the internal temperature of the body is maintained in a narrow range. So my dear students, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ। अब तक तो हम पढ़ते हैं कि हमारी जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज़ करेक्ट। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि 37 डिग्री से थोड़ा सा नीचे हो गया तो दैट इज़ बिलो नॉर्मल, या थोड़ा सा ऊपर हो गया तो इट इज़ अबव नॉर्मल। अल्लाह ताला हैज़ प्रोवाइडेड अस विद अ नैरो रेंज। हमारी बॉडी क्या करती है कि उस नैरो रेंज के अंदर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है, और वो नैरो रेंज है 36.1 डिग्री सेल्सियस to 37.8 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द रेंज। और इस रेंज के दरमियान जो 37 है दैट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये बेस्ट टेम्परेचर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारी बॉडी ऐसा क्यों कर रही है? आपने प्रीवियस पीरियड में पढ़ा था चैप्टर नंबर 3, रिकॉल करें उसको, एंजाइम्स। और आपने ये भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, और वो टेम्परेचर था ऑप्टिमम टेम्परेचर, और उसकी रेंज क्या थी? दैट वाज 37 डिग्री सेल्सियस। तो एंजाइम्स, देयर प्रोटीन्स, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाए 37.8 से ऊपर, तो आपको पता है कि जो प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी की वो क्या करेंगी? एट हाई टेम्परेचर्स द प्रोटीन्स become denatured। और यहां पर डीनेचुरेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं डियर स्टूडेंट्स। प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन इनका मतलब है कि उनकी जो नॉर्मल शेप थी वो खराब हो जाना। लाइक अगर हम एंजाइम्स की बात करें, सो एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा। तो अगर उनकी वो जो ग्लोबुलर शेप है वो खराब हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, तो वहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड नहीं कर पाएगा। जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो उनकी एफिकेसी कम होना शुरू हो जाएगी और हमारे अंदर मुख्तलिफ तरह के बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को जहन में रखेंगे, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी नोट किया आप किसी बर्फ़ वाले इलाके में चला जाएं जहाँ पर बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर हो, यानी माइनस में टेम्परेचर हो, अगर आप नॉर्मल हैं, अगर आप अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे तो आपको इसी रेंज में मिलेगा 36.1 to 37.8। इवन कि आपने देखा कि वहाँ पर जाकर हमें ऐसे ठंड लगती है तो हमारा जिस्म कांपने लग जाता है। आपने नोट किया कभी शिवरिंग होती है, शिवरिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, वो लो टेम्परेचर होने की वजह से जो शिवरिंग है ये बेसिकली होमोस्टैटिक मैकेनिज्म है। हीट क्या होगी? इस्तेमाल होगी फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सो इट इज़ अ होमोस्टैटिक मैकेनिज्म। अब इस सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने कोई जारी बात है, कोई अंदर को हमारी चीज़ फिट ऐसी की हुई है ना जो कि इसको रेगुलेट कर रही है। मतलब कि वो देख रही है कि टेम्परेचर का इस रेंज से कम नहीं होना चाहिए, इस रेंज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह वी विल ऑल्सो लर्न इन द चैप्टर ऑफ नर्वस सिस्टम हाइपोथैलेमस, that is our thermostat। हाइपोथैलेमस ये हमारे फोर ब्रेन का एक हिस्सा है।
इंशाल्लाह ब्रेन वाले चैप्टर में, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। तो ये बेसिकली सेंस कर रहा है कि इस रेंज में बॉडी टेम्परेचर को रखना है। अगर कम होगा तो हीट गेन मैकेनिज्म चला देगा, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो हीट लॉस मैकेनिज्म चला देगा। जैसे कि अगर आप शदीद गर्मी के मौसम में बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है। वो पसीना क्यों आता है कि जिस सरफेस पे पसीना आएगा, जो सरफेस हॉट थी उसी पे पसीना आएगा और वो सरफेस आहिस्ता आहिस्ता उसमें कूलिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। सो इट इज़ इन ऑर्डर टू मेंटेन द नॉर्मल रेंज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको थर्मो रेगुलेशन भी समझ आ गया। आगे चल के इसको डिटेल के साथ भी डिस्कस करेंगे। तीसरा एक प्रोसेस जो कि हमारी बुक में शामिल है, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को समझाने से पहले एक और चीज समझ लें, दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट, सो इसको जरा इसके लफ्जों पे गौर करें। मेटाबॉलिक इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, और वेस्ट मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये हमारी बॉडी को इसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल्स जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे हों तो उसके नतीजे में बने और हमारी बॉडी को उसकी जरूरत ना हो, तो ऐसे वेस्ट को कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। The waste produced as a result of metabolism, और डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि मेटाबॉलिज्म भी दो तरह का था, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें बन रही होती हैं, कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं। बनने के अमल को हमने कहा था एनाबॉलिज्म, टूटने के अमल को कहा था कैटाबॉलिज्म, और इनको कलेक्टिवली कहा था मेटाबॉलिज्म। तो उसके जैसे कि रेस्पिरेशन हो रही है तो रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट है। या और बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जैसे प्रोटीन के टूटने से उनके एंड प्रोडक्ट्स हैं, उनसे कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें द वेस्ट प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, फॉर एग्जाम्पल यूरिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं टर्म एक्सक्रीशन के ऊपर। तो यहाँ पर देखें एक्स मीन्स आउट, आउट निकाल दिया जाना, रिमूव करना, बाहर निकाल देना। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द मेटाबॉलिक वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। द प्रोसेस in which metabolic waste is removed outside the body is called excretion. And my dear students, आगे चल के चंद लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि एक्सक्रीशन के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक स्पेशल ऑर्गन दिया है। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन जो स्पेशल ऑर्गन है दैट इज़ द किडनीज। आप इस एक एग्जाम्पल में इसको कोट कर सकते हैं, आप इसमें लंग्स को कोट कर सकते हैं। एंड नंबर 3 इज़ द स्किन। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, द मेजर excretory organ in human beings is the kidneys. Inshallah, in the next lectures we will discuss about them. तो यहाँ पर कुछ पेपर पॉइंट है, वो सभी बात करता चलूँ। ऑस्मो रेगुलेशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। थर्मो रेगुलेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट, व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट, इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले लेक्चर की डिटेल्स के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में होमोस्टेसिस की डेफिनेशन की, इसके अलावा उसके कुछ मुख्तलिफ प्रोसेसेस जैसे कि थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, और इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट जैसी टर्म्स को कवर किया। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द होमोस्टेसिस इन प्लांट्स। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।